नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, कैसे हो। भगवान से यही दुआ करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी, जो कि हमने देखा भारतीय संविधान के 22 भाग, एक एक अनुच्छेद शब्द से और क्रम से, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के और 395 तक, भाग 1 से लेकर के 22 तक भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है शब्द से और क्रम से, उसके ऊपर हमने अपनी पिछली कई क्लासों के अंदर विस्तार से चर्चा की है। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज वाला, जो कि संविधान की मूल संरचना। ये शब्द आपने कई बार देखा भी होगा, बहुत बार इसमें से ये मानो कि पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आज आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। इस क्लास को अंत तक अच्छी प्रकार से देखना और सुनना और साथ में समझना है। जो हम कई बार देखते हैं आधारभूत ढांचा, यह आधारभूत ढांचा क्या है भारतीय संविधान का, जिसके अंदर संसद संशोधन नहीं कर सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती। आज उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो भारत का अब तक का इतिहास में सबसे बड़ा मामला, यह केस माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973, उसके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बार आपने ये नाम भी सुना होगा साथियों। तो कहने का मतलब है आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा साथियों, ध्यान देना। संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात बताना चाहूंगा, अपने दिमाग में ये बात कभी भी मत रखना कि मूल संरचना का अर्थ ये होगा कि जब मूल संविधान हमारा बना था 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ वही मूल संरचना है। ना जी ना, याद रखना, बाद में भी जोड़ करके वह भी मूल ढांचा या आधारभूत संरचना का अंग बन सकता है, यह भी याद रखना। जैसे कि पंथ निरपेक्षता बाद में जुड़ा और आज हमारे संविधान के मूल ढांचे का अंग माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि आधारभूत संरचना कौन सी होगी, सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट समय समय पर घोषित करेगा, वही होगा इसका आधारभूत ढांचा या संरचना, जिसको हम कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान की मूल संरचना आई। कुछ बात समझ में साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छी प्रकार से समझना। जो कि हम देखेंगे मूल संरचना के तत्व, अवयव, घटक और प्रावधान निम्न है। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान का मूल ढांचे का अंग कौन सा है, तो ध्यान देना, इसमें मैंने अति महत्वपूर्ण है वो लिखे एक साथ यहाँ पे, और उसके बाद में हम बात करेंगे कौन से मामले में किसको मूल ढांचे का अंग माना गया था। ठीक है ना, तो ध्यान देना। सबसे पहले नंबर 1, संविधान की सर्वोच्चता, ये भारतीय संविधान का मूल ढांचे का अंग होगा कि भारतीय संविधान सर्वोच्च होगा, सबसे बड़ा होगा, उच्च होगा। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, पंथ निरपेक्ष राज्य। उसके बाद में नंबर 3, संविधान का संघीय स्वरूप, भारत का जो संघात्मक व्यवस्था है, संघीय जो ढांचा है, वो मूल संविधान का अंग माना जाएगा। कहने का मतलब आधारभूत संरचना का घटक है वो, ध्यान देना।
उसके बाद में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ये भी मूल ढांचे का अंग माना जाएगा। साथियों नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में नंबर 5 कल्याणकारी राज्य, जिसके अंदर हम देखेंगे सामाजिक आर्थिक न्याय, ये हमारे मूल ढांचे के तत्व या अंग माने जाएंगे। बहुत बार पूछा जाता है सामाजिक आर्थिक न्याय क्या संविधान की मूल संरचना का अंग है? हाँ जी है। याद रखना, संसद इनमें परिवर्तन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए संविधान की मूल संरचना का अर्थ क्या है। हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान के, जिसके अंदर संसद कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती, बदलाव नहीं कर सकती, उनमें चेंजिंग नहीं कर सकती, किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में उनमें बदलाव नहीं होगा। संसद को ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा कि वह मूल संरचना में परिवर्तन कर सके, उसे कहते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि ये अर्थ मत लगाना कि 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ वही हमारा मूल ढांचा है, ना जीना। बाद में भी जोड़ करके, और मैंने कहा ना कि सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय ही समय समय पर घोषित करेगा। और ये शब्द पहली बार कब आया, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। मूल संरचना या आधारभूत संरचना शब्द कब आया पहली बार? कौन से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया? संविधान का मूलभूत आधारभूत ढांचा बताया, वो केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। यह मामला 1973। यह है अति महत्वपूर्ण, यह अति महत्वपूर्ण, इसके माध्यम से ही आया था आधारभूत संरचना शब्द पहली बार भारत के अंदर। इससे पहले नहीं था ये शब्द। उसके बाद में समय समय पर जब पूछा गया उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से कि आप बताइए कि संविधान का आधारभूत ढांचा है कौन सा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो सर्वोच्च न्यायालय ही बताएगा, समय समय पर, समय समय पर परिस्थिति के अनुसार बताएगा कि मूल संरचना के अंग कौन से होंगे, जो कि आपके सामने हैं। ध्यान देना, जो कि नंबर 6 न्यायिक समीक्षा भी किसका अंग मान लिया गया? मूल संरचना का। ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हमारी संसदीय प्रणाली, जो कि हमारी संसदात्मक शासन व्यवस्था भी मूल संरचना का ही अंग है। संसदात्मक शासन जो भारत में अपना रखा है साथियों, ध्यान दो इस बात पे। उसके बाद में वेरी वेरी मोस्ट है कानून या विधि का शासन, अति महत्वपूर्ण है, जो कि कानून का शासन, क्योंकि हमारे संविधान का आधार क्या है? कानून का शासन या विधि का शासन भी कह सकते हैं। अति महत्वपूर्ण है, इसे तो जरूर तैयार कर लेना। जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आप देख सकते हो जो कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में न्यायिक समीक्षा, इन्हें तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। ये भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना के तत्व माने जाते हैं, अंग माने जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली भी मूल संरचना का ही हिस्सा मानी गई है। हाँ जी। उसके बाद में कानून या विधि का शासन, ये तो महत्वपूर्ण है ही है, इसे तो जरूर तैयार करना है साथियों। आ रही है ना बात सुन में? पल्ले पढ़े को नहीं पढ़े, समझ में तो आ गया ना कि आज वाला टॉपिक क्या है? संविधान की मूल संरचना, बेसिक, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है, आधारभूत संरचना क्या है, ये सर्वोच्च न्यायालय बताएगा समय समय पर। लेकिन ये शब्द आया कब पहली बार? तो याद रखना 1973 में आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद के अंदर, जो अभी हम उसके ऊपर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। ठीक है ना साथियों, समझ में तो आ रहा है ना?
आज हमारी कई दिनों के बाद क्लास हुई है। माफ़ी चाहता हूँ कुछ कारणों से, जो कि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। आगे कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू क्लास हो सके। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी बार बार पूछते भी हैं कि सर कई दिन हो गए आपकी यूट्यूब पे क्लास नहीं आई। कोशिश करूँगा कि अब जल्दी ही रोजाना क्लास आएगी। वैसे हम 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती पे जरूर मिलेंगे, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती पूरा भारत वर्ष मनाएगा 14 अप्रैल को। उस समय मैं चाहता हूं कि मैं भी आपसे रूबरू हूं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हमारे संविधान निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है, जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता, वास्तुकार, पिता, जनक, आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। तो उनके बारे में जो अति महत्वपूर्ण तथ्य है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा, जो बार बार कंपटीशनों में पूछे भी जाते हैं। तो 14 अप्रैल को तैयार रहना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, ठीक है। और बार बार कहता हूं अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखो। अब समय लग रहा है कि हमें तैयारी एक बार पुनः घर पे रहकर ही करनी हो सकती है, जो कि हम देख रहे हैं वापस कोरोना का प्रभाव फैल रहा है। तो इसलिए अपनी सुरक्षा जरूर रखें। सुरक्षा में ही ये मानो बचाव है। जितनी ज़्यादा हम सावधानी बरतेंगे उतना ही हमारे लिए बढ़िया होगा। तो घर में सुरक्षित रह करके अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मैं तो ये कहता हूँ तैयारी को गति दो साथियों। जो समय को मान देगा, ये मानो समय भी उसको पहचान लेगा। ठीक है साथियों, तो आगे देखो। उसके बाद में नंबर 9, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ये भी हमारे मूल संरचना का ही भाग है। उसके बाद में नंबर 10, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये भी महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी मूल संरचना का ही भाग मानी गई है। उसके बाद में देखो नंबर 11, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, ध्यान दो साथियों, ये भी मूल संरचना, आधारभूत संरचना का ही भाग मानी गई है। उसके बाद में देखो नंबर 12, भारतीय राजनीति की सार्वभौमिक, लोकतांत्रिक एवं गणतंत्रात्मक प्रकृति, गणराज्य प्रकृति भी कह सकते हो। ये तीनों ही बातें आप देखोगे मूल संरचना का हिस्सा मानी गई है। साथियों नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 15 जो शब्द कह दो या 15 मूल ढांचे, आधारभूत ढांचे के तत्व माने गई हैं, इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना साथियों। ठीक है, आगे देखो 13 नंबर, विधायिका, व्यवस्थापिका जिसको हम कहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का जो विभाजन किया गया, शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण है, वो भी मूल संरचना का ही भाग है। ध्यान देना। आगे देखो 14 नंबर, समानता का सिद्धांत। समानता का जो सिद्धांत या विचार अपनाए गए वो भी मूल संरचना का ही भाग है। और आप देख सकते हो 15 में कुछ शॉर्ट बातें भी बताई है मैंने। या तो संघवाद आ जाए, भारत की संघीय प्रकृति, जो कि आप देखोगे, पंथ निरपेक्षता, जो कि धर्मनिरपेक्ष चरित्र कह दो। उसके बाद में लोकतंत्र, जो कि आप लोकतांत्रिक देख सकते हो। उसके बाद में शक्ति पृथक्करण, जो कि आप देख सकते हो, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया गया, शक्ति पृथक्करण, तीनों अंगों की शक्तियां पृथक पृथक होगी। मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की विधिवत व्याख्या करने वाला विद्वान कौन था? जो फ्रेंच लेखक था, फ्रेंच विद्वान था मॉन्टेस्क्यू, जो कि आज हम देख रहे हैं अमेरिका के संविधान में इसको अपना भी रखा है, शक्ति पृथक्करण को, लेकिन साथ में नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत को भी अपना रखा है। ठीक है ना। आगे देखो, जो कि वयस्क मताधिकार, जो कि हमारे मूल संविधान के अंदर तो आपने देखा था 21 वर्ष, उसके बाद में उसको घटा करके 61वें संविधान संशोधन 1989 में कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये सभी संविधान की मूल संरचना के भाग मानी गई हैं। इन्हें अच्छी तरीके से
तैयार कर लेना साथियों, वेरी वेरी मोस्ट है ये। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आधारभूत संरचना क्या होगी, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, मूल संरचना क्या होगी, तो ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भारत का समय समय पर जो घोषित करेगा वही उसका मूल ढांचा माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अति महत्वपूर्ण ये 3 केस हम देखते हैं साथियों, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे बार बार सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचा या संरचना उसके बारे में उल्लेख किया है, बताया है। ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण है। और वेरी वेरी मोस्ट तो आप देख ही रहे हो, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 का जो मामला था, आप देखोगे कि 1973 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इडनीर केरल, इडनीर याद रखना, इडनीर केरल का एक मठाधीश था, कौन, केशवानंद, केशवानंद भारती। और उस समय देखा जा रहा था संपत्ति या आप कहोगे जो भूमि सुधार संबंधी जो कानून बना हुआ था उसके तहत उस मठाधीश की जमीन ये मानो कि केरल सरकार ने हड़प ली थी, केरल सरकार ने उसके ऊपर अधिकार कर लिया। उसके बाद में जो कि शंकराचार्य केशवानंद भारती जो था मठाधीश था उस समय, ध्यान देना कहाँ का, इडनीर केरल का, उसने केरल हाई कोर्ट में पहले तो अपील की, वहां पे वो हार जाता है। उसके बाद में उसकी सीधी लड़ाई कहां से हो जाती है, केंद्र से हो जाती है, क्योंकि वो कहता है कि अनुच्छेद 26 जो हमें धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता देता है, धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान की स्वतंत्रता देता है, कि उसका उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि मेरे पास धार्मिक कार्यों के मामले में ये जमीन है। फिर कहते कि सीधी केंद्र से टक्कर हो जाती है, और उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो कहा जाता है कि उस समय ये केस चला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973, कितनी 13 न्यायाधीशों की एक खंडपीठ बैठी, जो आज तक की सबसे बड़ी, अब तक के इतिहास में, जो कि हम देखेंगे लगभग 70-71 वर्ष हो चुके भारतीय संविधान को लागू हुए, उससे लेकर के अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ होगी। वैसे तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 11 न्यायाधीशों की, और उससे भी बड़ी बनाई गई थी, जो कि कितने 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ। और इसका अध्यक्ष कौन होगा, ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, जो कि उस समय कौन थे, SM सीकरी, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, SM सीकरी, जो कि कहते हैं इसके अंदर 68 दिन बहस चली थी, आज तक की सबसे बड़ी बेंच। आप देखोगे संवैधानिक पीठ भी कह सकते हो इसमें, जो कि इसके अंदर बताते हैं कि 7-6 के तहत फैसला दिया गया और केशवानंद भारती हार गया इसमें, लेकिन ये मानो उसने देश के लिए कुछ नया करके दे दिया। एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में फैसला देते हुए 68 दिन तो बहस हुई, और हमारे महान्यायवादी ने 71 देशों के संविधानों से जो कि चर्चा परिचर्चा करके और अपने दस्तावेज भी तैयार किए थे 71 देशों के, जबकि बहस कितने दिन हुई, 68 दिन हुई थी, याद रखना। और इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के, SM सीकरी, SM सीकरी थे, ध्यान देना, SM सीकरी उस समय क्या थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस थे सर्वोच्च न्यायालय के। और उन्होंने ये फैसला दिया था, याद रखना, जो कि 24 अप्रैल 1973 को, 24 अप्रैल 1973 को ये फैसला दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 7-6 से फैसला आया, 7 जजों ने पक्ष में और 6 ने विपक्ष में मत डाले थे। आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ, और इसी ने ये मानो आधारभूत संरचना शब्द की उत्पत्ति की थी, क्योंकि देखा गया था कि 9वीं अनुसूची में कई ऐसे विषय डाल दिए गए,
हालांकि उस समय तो आवश्यकता थी जब भारत आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उस समय की बात है। 9वीं अनुसूची में जो विषय डाली गई उसे आप सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन धीरे 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 उन अधिनियमों की, उन विषयों की संख्या बढ़ती गई और वर्तमान में आप देखोगे 284 है। लेकिन उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये क्या हो गया, आप धीरे धीरे इनकी संख्याएं बढ़ा रहे हो, तो मैं क्या काम करूंगा, मेरा क्या औचित्य रहेगा, मैं क्यों बैठा हूं यहाँ पे, हमारा क्या महत्व रहेगा, जो कि आप 9वीं अनुसूची में विषय डाल रहे हो जिसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय कोई कार्य नहीं करेगा, सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं हो सकती। तो उस समय इसने कहा कि अब के बाद ये मान के चलना 24 अप्रैल के बाद कोई भी विषय 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी कानून बनाई गई और उसके अंदर कितने 284 अधिनियम हैं अब तक। उनके ऊपर तो सर्वोच्च न्यायालय में बहस नहीं होगी, चुनौती नहीं होगी, ध्यान देना। लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल के बाद जो भी विषय 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा, सूची में विषय तो डाला जा सकता है, डाला जाएगा, उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो याद रखना साथियों, 9वीं अनुसूची के विषयों को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन 24 अप्रैल के बाद के जो विषय हैं, उससे पहले के जो है ना 284 अधिनियम, उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ये बात की थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973। ये याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। कई बार तो ईयर भी पूछ लिया जाता है, कितने न्यायाधीश थे, किस तरीके से फैसला आया था, कहाँ का वह मठाधिकारी था, मठाधीश था केशवानंद भारती, इडनीर का था केरल में। केरल राज्य है, ये ध्यान रखना। पहले केरल राज्य हाई कोर्ट में हुआ था, वहां पे वो हार जाता है और उसके बाद में दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला था, वहां पर भी हार जाता है। लेकिन उसने देश के लिए बहुत बढ़िया काम करके चला गया। चाहे वो केस हार गया, केशवानंद तो हार गया वो केस, लेकिन उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था ना, वो बहुत ही बढ़िया दिया था भारत के नागरिकों के लिए, भारतीय संविधान के लिए, संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए। ध्यान देना साथियों, जो कि इसी केस में संविधान की मूल संरचना या आधारभूत संरचना या आधारभूत ढांचा शब्द की उत्पत्ति हुई थी पहली बार। और सुप्रीम कोर्ट बताएगा समय समय पे क्या होगा आधारभूत ढांचा, जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है। और इसी में कहा गया कि 9वीं अनुसूची के विषय इसके बाद 24 अप्रैल के बाद जो विषय डाले जाएंगे 9वीं अनुसूची में, उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, उससे पहले वालों को नहीं। जो कि पहले वाले कितने विषय, 284। ये बहुत ही बढ़िया काम किया गया था भारत के अंदर, अति महत्वपूर्ण है। तो उस समय पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि बताइए आधारभूत संरचना कौन कौन सी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस समय समय पे बताएंगे, लेकिन उस केस के समय भी ये 9 बताए गए थे कि ये मूल तत्व हैं, मूल संरचना के, आधारभूत ढांचे के। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में मूल संरचना के कौन कौन से तत्व, अव्यय या प्रावधान बताए गए थे। उसके बाद में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद 1980 में कौन कौन से बताए गए थे। और उसके बाद में SR बॉम्बे विवाद 1994 में कौन कौन से बताए गए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार अपने केसों में निर्णय देते हुए और मूल ढांचा या आधारभूत ढांचे के ये मानो प्रावधान बताए हैं समय समय पर। तो अति महत्वपूर्ण ये 3 है, इन तीनों को अलग करके भी पूछा जा सकता है। ये मैंने ऑल ओवर बता दी हैं। ठीक है ना साथियों, आई क्या कुछ बात समझ में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था, SM सीकरी था। ध्यान देना, जो कि कौन था केशवानंद, तो ध्यान देना इडनीर केरल का मठाधीश था। बहुत सारी जमीन थी उसके हिस्से में, जो केरल सरकार उससे हड़पना चाहती थी, जो कि भूमि सुधार कानून संबंधी
जो उसके अंदर कानून में लागू हो जाता है, तो उस समय उसने केस किया था। ठीक है, और ध्यान देना इसमें कुल कितने न्यायाधीशों की खंडपीठ, 13 न्यायाधीशों की आज तक का रिकॉर्ड है। 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ नहीं बैठी कभी, इससे पहले 11 की थी। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, जो कि 11-6-5 से फैसला आया। इसका फैसला 7-6 से आएगा, 7 पक्ष में 6 विपक्ष में मत करेंगे। ठीक है ना, तो अति महत्वपूर्ण बात है। और ये 9वीं अनुसूची वाली बात भी याद कर लेना साथियों, आगे के बात समझ में। ठीक है ना, वैसे ये टॉपिक आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो पेपरों में बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो आप, जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में क्या क्या बताया था आधारभूत संरचना का प्रावधान या हिस्सा या तत्व या ढांचा। तो एक तो बताया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने मूलभूत ढांचे के निम्न तत्व घोषित किए थे उस समय, नोट करना इस बात को। ठीक है ना, एक तो बताया था संविधान की सर्वोच्चता, जो मैंने कहा था ना, सबसे पहले मेन तो यही है कि संविधान सर्वोच्च होगा, उसके अंदर आप कोई परिवर्तन बदलाव नहीं कर सकते। ये नहीं किसी और को सर्वोच्च बना दोगे, ना जी ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो भी आधारभूत ढांचे का ही अंग रहेगा। उसके बाद में नंबर 3 लोकतंत्र एवं गणतंत्रात्मक सरकार, जो भारत की लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक जो सरकार है वो भी आधारभूत ढांचे का ही हिस्सा होगा, उसमें संसद कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। आगे ना बात समझ में, कहने का मतलब मूल संरचना या आधारभूत संरचना उसे कहेंगे जिसके अंदर संसद परिवर्तन, बदलाव या संशोधन नहीं कर सकती, इसके अलावा वो संशोधन कर सकती है। क्योंकि ऐसा देखा गया था कि उस समय ये विवाद चल रहा था कि संसद, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967 में कहा था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। बाद में इंदिरा गांधी ने ये मानो कि 24वां, 25वां, 26वां, 29वां ये 3 संविधान संशोधन ला करके और ऐसी संरचना बना दी कि संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी भाग में, किसी भी हिस्से में, ये मानो। तब यहाँ पे ये फैसला देना पड़ा कि आधारभूत संरचना में नहीं। ध्यान दो, जो कि 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान कहते हैं, 59 प्रावधान किए थे, पूरे संविधान को झंझोड़ करके रख दिया गया था। लघु संविधान, मिनी संविधान सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। ठीक है ना, तो देखो आगे नंबर 4 संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, ये भी आधारभूत ढांचे का ही अंग है। उसके बाद में संविधान का संघीय चरित्र, कि भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है ना, वो भी मूल संरचना का ही भाग या हिस्सा है। उसके बाद में देखो आगे, भारत की संप्रभुता एवं एकता और अखंडता, संप्रभुता, ये भी मूल संरचना का ही भाग है। समझ में तो आ रहा है ना साथियों, मूल संरचना, आधारभूत संरचना, आधारभूत ढांचा नाम भी आ सकता है, पहली बार इस केस में ही आया था, इससे पहले नहीं था। उसके बाद में देखो नंबर 7 व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को भी इसमें रखा गया। उसके बाद में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, एक लोक कल्याणकारी जिसमें सामाजिक आर्थिक न्याय मिलेगा नागरिकों को, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, और उसके बाद में संसदीय प्रणाली, संसदात्मक शासन व्यवस्था, ये 9 बताए गए थे आधारभूत संरचना के तत्व, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बताएंगे समय समय पर क्या होगा इसका मूल ढांचा, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। इस बात को जरूर तैयार कर लेना कि केशवानंद भारती वाले मामले में कौन कौन से बताए गए थे प्रावधान। उसके बाद में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद 1980 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बताई कि ये मूल ढांचे के अंग होंगे। देखो इसमें कौन से, नंबर 1 संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, इसको भी कर दिया गया मूल ढांचे का अंग। उसके बाद में न्यायिक समीक्षा, ये महत्वपूर्ण है, न्यायिक समीक्षा को भी आधारभूत संरचना का अंग माना गया था। उसके बाद में देखो आगे, मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच
सौहार्द एवं संतुलन बनाना एक दूसरे के पूरक हैं। ये न तो मूल अधिकार बड़े हैं, न राज्य के नीति निदेशक बड़े हैं। इनके बीच में सौहार्द एवं संतुलन बनाने के लिए भी ये मानो प्रावधान कर दिया कि ये भी क्या होगा, आधारभूत संरचना होगी। और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने किस विवाद या मामले में कही थी? तो याद रखना, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद 1980 में कही थी। ठीक है, उसके बाद में देखो नंबर 3, मैंने केवल ये 3 ही केस लिखे हैं, 3 ही मामले लिखे महत्वपूर्ण, जो कि SR बॉम्बई विवाद 1994 में कौन कौन से बताई। तो देखो नंबर 1 संघवाद, नंबर 2 धर्मनिरपेक्षता, नंबर 3 लोकतंत्र, नंबर 4 राष्ट्रीय एकता व अखंडता। चाहे वापस रिपीट कर दिया हो, ध्यान देना, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कौन से मामले में, कौन से केस में आधारभूत संरचना बताई थी। ठीक है ना। उसके बाद में सामाजिक न्याय, जो हम कहते हैं ना लोक कल्याणकारी राज्य, और उसके बाद में न्यायिक समीक्षा, ये देखो पहले भी बताई और फिर दोबारा रिपीट कर दी। ये सभी तैयार कर लेना साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूं, वेरी 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 मोस्ट है। जब भी आगामी कोई कंपटीशन आप दोगे, उस पेपर में आपको इससे मिला हुआ क्वेश्चन मिल सकता है, इससे जुड़ा हुआ आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो एक तो ये ध्यान देना, 15 जो लाइनें, जो शब्द है ना, इनको, और उसके बाद में पार्टिकुलर केस या मामले में कौन कौन से शब्दों को आधारभूत संरचना में शामिल किया था, कौन कौन से प्रावधानों को। हाँ साथियों, आगे बात सुनने, तो ये था संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आधारभूत संरचना। सुप्रीम कोर्ट बताएगा समय समय पर कि आधारभूत ढांचा क्या होगा भारतीय संविधान का, जिसके अंदर संसद संशोधन नहीं कर सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती किसी भी सूरत में। और आपने देखा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 आज तक का सबसे बड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय दिया था, जो कि कितने दिन, 68 दिन बहस हुई थी। याद रखना, 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी। ये अति महत्वपूर्ण बातें जो इससे जुड़ी हुई थी, जो मैंने आज आपके साथ साझा की है साथियों, इन्हें जरूर नोट कर लेना, क्योंकि अति महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद भारतीय इतिहास का अब तक के 71 वर्ष हमारे संविधान को लागू हुए हो गए, उसमें अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा केस इसको माना जाता है, सबसे बड़ा मामला। हालांकि केशवानंद भारती इस केस के अंदर हार गए थे, सुप्रीम कोर्ट में हार गए थे, लेकिन बहुत सी महत्वपूर्ण बातें भारत के सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कई महत्वपूर्ण बातें बताई थी। एक तो 9वीं अनुसूची में जो विषय है ना, इस 24 तारीख के बाद शामिल हुए हैं तो उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इससे पहले कितने, 284, 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम है, ध्यान देना 284 है, क्योंकि प्रावधान तो ये किया था कि 2, 4, 5, लेकिन आपने देखा 2, 4, 20, 30, 50, 100 तक ठीक है, 150, 200, यहां तो 284 हो गए। ध्यान दो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय लेना पड़ा। आगे बात सुनिए, और उस समय बताना पड़ा कि संसद अपनी मन मर्जी से संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान का कुछ ऐसा भाग है, आधारभूत उसकी संरचना है, उसकी आधारभूत ढांचा या संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसमें संसद परिवर्तन नहीं कर सकती, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार। और उसके बाद में समय समय पर जो भी केस आए, जो भी मामले आए, उस समय बताया गया कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, संविधान के आधारभूत संरचना में कौन कौन से प्रावधान होंगे,
ठीक है साथियों, तो आज हमने बात की संविधान की मूल संरचना की। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक करना तो मत भूलना साथियों। और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो। जब भी आपको समय मिलता है, मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा करो। जितना भी समय आपको मिलता है किताबों को दो, जो कि आगे आने वाला समय आपका होगा साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। कोशिश करूंगा कि जल्दी ही हमारी क्लासें कंटिन्यू शुरू हो जाए। ठीक है, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए साथियों। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों।